हेमिन के वसीअ और अरीस लॉन में इस वक्त सफ़ेद चादर चढ़ाई हुई कुर्सियां लगी थीं, कितार दर कितार। उन कुर्सियों की तादाद जहां ख़त्म होती थी, वहीं से ज़मीन से चंद इंच ऊंचा स्टेज लगा था, जिस पर चढ़कर जाने के लिए 3 जीने थे। अभी लोगों की आमद शुरू हो चुकी थी, कुर्सियां भरती जा रही थीं। यहाँ से दूर ज़रा फासले पे शहाना तर्ज के बुफे टेबल सजी थी, जिस पे ताहते निगाह खाने के बर्तन सजे थे। उनकी इश्तिहा अंगेज महक नाक के नतनों से टकराती तो रूह तक ताज़ा हो जाती थी। उन्हीं मेज़ों के गिर्द हारून शाहिद और लैल सिकंदर खड़े थे। लैल ने ऑफ वाइट साड़ी पहन रखी थी, जिसके बॉर्डर पे सुनहरी काम हो रखा था। छोटे बालों को कर्ल किए बड़ी बड़ी आंखों से हारून को देखती वो खूबसूरत लग रही थी। तो फिर तय हुआ कि तुम मुझे प्रपोज नहीं कर रहे? वो हारून को देखते हुए मसनूई अफसोस से कह रही थी। रॉयल ब्लू डिनर सूट वाला लड़का मुस्कुराया था। उसकी सुरमाई आंखों में चमक थी। हम दोस्त ही अच्छे हैं। अभी एक दूसरे की जिन बातों पे दिल दुखता है, बाद में उन पे गुस्सा आएगा। तुम दोस्त बन के नखरे करती अच्छी लगती हो, बीवी बनकर नखरे करोगी तो जहर लगोगी। वो जिताकर बोला तो लैल मुस्कुराई, फिर उसकी नजरों की सेध में देखा। वो आंखों में चमक लिए सामने से आती हाले को देख रही थी। तुम भी दोस्त बनकर किसी और को ऐसे देखते हुए बुरे नहीं लगोगे। अगर शोहर बनकर देखा तो आंखें नोचे जाने का खदशा है। टहल वॉर्न कर रही थी। इतने में हाले उनके करीब आ चुकी थी। उमर जरा फासले पे शम्स के साथ रुक गया था। वो तीनों अब आपस में बातें कर रहे थे। हाले मुस्कुरा रही थी, चेहरा चमक रहा था। ये किसी किस्म का हाइलाइटर नहीं था, ये किसी किस्म की सनलाइट नहीं थी, ये कुछ अलग सी चमक थी। यकदम ये चमक धीमी पड़ी थी। हाले ने नजर उठाकर देखा। अगर तुम उसकी नजरों की सेध में देखो तो जरा फासले पे एक बच्चा खड़ा था, फूले गालों और खूबसूरत चेहरे वाला बुरहान पीरजादा। वो इस यतीमखाने में रहने वाला पहला सेल्फ मेड बच्चा था, टीवी का सबसे मकबूल चाइल्ड आर्टिस्ट। हाले उसे देखती रही। उसे देखते हुए दुख होता था। ये उसी डॉक्टर का बेटा था जिसे मिराज सुल्तान के कमरे में कई जान के दुश्मन जाने दिए थे। अगर वो ऐसा ना करता तो हाले और हसन यतीम ना होते, उसका अपना बेटा यतीम ना होता। वो यासियत से वहाँ आते जाते लोगों को देख रहा था। हाले चंद लम्हे मजीद उसे देखती रहती, अगर हारून उससे ना पुकारता। रेड इज़ मेड फॉर यू, हारून ने उसको देखते हुए सताइश से बोला था। हाले ने मुस्कुराते हुए सर को हम दिया। तुम पे भी नेवी ब्लू बहुत अच्छा लगता है। हारून का दिल चाहा था सर पीट ले। ये नेवी ब्लू नहीं है हाले, वो बेचारगी से बोला था। साथ साथ सहन के पर्दे पे चंद दिन कब्र का मंजर उभरा था। फरवा सुल्तान के कत्ल के चंद दिन बाद। वो एक निजी आर्ट गैलरी का मंजर है, जिसे नए उभरते आर्टिस्ट के लिए बनाया गया था, ताकि जब वो अपने आर्ट की नुमाइश करवाना चाहें तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। इस वक्त ये आर्ट गैलरी हारून शाहिद के बनाए शाहकारों से सजी थी। वो अपने बाप के साथ और अपने दोस्तों के साथ आने वाले हर नए आदमी को अपनी पेंटिंग्स की डिटेल्स दे रहा था। वो सराहा जा रहा था, वो सराहे जाने के काबिल था। सब लोगों से बच बचाकर वो अब गैलरी की लंबी पतली सी गलीनुमा जगह की तरफ आया था। दोनों दीवारों पे लगी पेंटिंग्स और तंग सी जगह पे खड़े उमर और हाले। हाले सताइश और फखर से हर एक पेंटिंग को देख और तारीफ कर रही थी, और इस वक्त उमर को सख्त सहर लग रही थी। वो पूरा सा मुंह बनाए उसके साथ खड़ा था। ये देखो उमर, ये पेंटिंग हारून ने पूरे 6 माह लगाकर बनाई है। हाले ने एक पेंटिंग की जानिब इशारा करके बताया था। हाँ, तो एक आदमी बनाने में 6 महीने कौन लगाता है? नाकाम पेंटर। एक आदमी को पकड़ने में 4 माह कौन लगाता है? नाकाम पुलिस वाला। जवाब हारून की जानिब से आया था। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले उनके अक में खड़ा था। उमर उसकी बात पे अंदर तक चल गया था। हारून, ये पिंक कलर इस पेंटिंग में कितना अच्छा लग रहा है ना? वो मसमराइज सी हुए वो कह रही थी। ये पिंक नहीं, पेस्टल पर्पल है हाले सुल्तान। हारून ने तस्सी की। और ये सिल्वर देखो ना, ये कितना अट्रैक्ट कर रहा है। वो अब उसी पेंटिंग में एक और जगह की निशानदही करवा रही थी। हारून ने अब उमर की तरफ देखा था। वो बेजारी से कंधे उचका के रह गया। ये सिल्वर नहीं है हाले, ये ग्रे का एक शेड है। अब के हाले मुड़ी थी। उसके चेहरे पे दबा दबा गुस्सा था। हाँ ठीक है, मुझे रंगों के नाम नहीं आते। हाँ, मैं उनको नहीं पहचान पाती। हाँ, ये भी ठीक है कि मुझे इस दीवार का कलर ऑफ वाइट, छत का कलर ब्राउन और तुम्हारी शर्ट का कलर ऐश ग्रे लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ। अच्छा। वो तिलमिलाती हुई वहाँ से निकल गई थी। पीछे उमर और हारून ऑफ वाइट दीवारों, ब्राउन छत और हारून की ऐश ग्रे शर्ट को देखे गए। आज जिंदगी में पहली बार उससे रंगों के नाम सही लिए थे। किसी के पुकारने पे वो हाल में वापस आया था।
लैल और हाले अब ज्वेलरी के मुतल्लिक बात कर रहे थे। सूट साड़ी वाली लड़की खुश थी, हारून बस उसे देखकर खुश था। कुर्सियाँ और मेज़ें अब भरने लगी थीं, लोगों के बोलने की आवाज़ें बढ़ गई थीं। कहीं अमरा अब बुफे टेबल के करीब खड़े थोड़ा, बहुत थोड़ा सा खाना निकाले खड़े थे। नीलामी शुरू होने में अभी बस कुछ ही वक्त था। उसी लम्हे उमर सामने से यूसुफ सुल्तान की व्हीलचेयर घसीट कर लाता हुआ दिखाई दिया था। वो मुस्कुराकर उनके कान के करीब कुछ कह रहा था और वो दिल खोलकर हंस रहे थे। हाले उन्हें दूर से देखते हुए मुस्कुरा दी थी। यूसुफ सुल्तान के किसी पुराने जानने वाले ने उनको रोक लिया था। हसन उनके करीब आकर खड़ा हुआ तो उमर आगे बढ़ाया। हाले की जानिब वो मुस्कुराते हुए उसे अपनी जानिब आता देखती रही। वो करीब चला आया था। हम दोनों ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। वो उससे कान के पास झुका था। उस दिन रेस्टोरेंट वाली तस्वीर वायरल हो गई हैं। वह आराम से कहकर सीधा हुआ। हाले के चेहरे पर बायक वक्त खुशी और जोश छा गया। वो अपना मोबाइल निकाल चुकी थी। हैशटैग क्या है? कपल गोल्स या ड्रीमर्स? हैशटैग है फ्रॉड योर कपल ऑफ द ईयर। हैशटैग क्या से क्या हो गए देखते देखते। उसकी बात पे हाले का जोश ठंडा पड़ गया था। मोबाइल की स्क्रीन पे हरकत करती उंगलियां एक पल को रुक गईं। सामने ही उन दोनों की तस्वीर थी। एक तस्वीर में वो मीडिया वालों के सामने उमर की शान में कसीदे पढ़ रही थी और दूसरी तस्वीर में वो रेस्टोरेंट में उससे करीब खड़ा था और हाले मुस्कुरा रही थी। हैशटैग फ्रॉडिया कपल, हैशटैग क्या से क्या हो गए। उसने एक नज़र मीम को देखा, फिर चेहरा उठाकर उमर को। चंद पल एक दूसरे को देखते रहने के बाद वो दोनों हंस रहे थे और करते भी क्या। तुम दादा जान के साथ बहुत क्लोज लग रहे हो, सच सच बताओ, उस दिन तुम्हारे दरमियान क्या बात हुई थी? वो मौजू बदल गई थी। अब की वो मशकूक थी। उमर ने याद करना चाहा, उनके दरमियान आखिर क्या बात हुई थी। चंद दिन कबल उमर हयात के बंगले पे ये शाम काफ़ी पुररौनक सी थी। लाउंज पे बैठे सुल्तान मंजिल से आए मेहमान, किचन में खड़ी नई मुलाजमा जिसे सिर्फ खाना बनाने के लिए रखा गया था। आस-पास बैठे हारून शाहिद, हसन और लैल। सरदार भी अपनी बीवी के साथ यहीं था। ये उम्र के हिसाब से उसकी शादी की दावत थी। उन सब लोगों की खुशगपियों और बातों को छोड़कर अगर बंगले के लॉन में आओ तो उमर हयात घास पे बैठा था। उसके सामने यूसुफ सुल्तान अपनी व्हीलचेयर पे बैठे थे। साथ ही बख्श खड़ा था जिसके हाथ में मुख्तलिफ कागजात थे। उनमें से चंद कागजात उससे यूसुफ सुल्तान की गोद में रखे थे और अब वही कागजात वो उमर हयात को दे रहे थे। ये तुम्हारा हिस्सा है बेटे। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे हिस्से का आधा भी नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझसे यही ले लो। मेरी जायदाद पे तो मेरा बेटा सांप बनकर बैठा है। वो ताज्जुब से कह रहे थे। मैं जानता हूँ सारी जिंदगी मेराज ने तुम्हें अपने कदमों पर खड़ा होने का कहा, तुमसे काम करवाया, तुमसे मुशक्कत करवाई। मैं उस सब में खुश था। उमर ने उनकी बात काटी थी। यूसुफ सुल्तान हल्का सा मुस्कुराए। जो कोई भी मेरे मेराज के साथ रहता है वो बावकार ज़रूर बन जाता है, जैसे कि तुम। मैं अगर मेराज की जगह होता तो तुमसे कभी काम ना करवाता। मोहब्बत से उसे तक रहे थे। उमर को खामखा अजीब महसूस हुआ। इतना अरसा कोई रिश्ता नहीं मिला था और अब तो जैसे रिश्तों की बारिश हो गई थी। मैं शायद तुम्हें उसी तरह बिगाड़ देता जैसे हाले को, लेकिन मैं बस तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना देता। तुम बिल्कुल मेरी नगीन जैसे हो। वो आस भरे लहजे में बोले थे। उमर मुस्कुरा दिया। लोग कहते हैं मैं बिल्कुल अपने बाप जैसा हूँ। वो आम से अंदाज में कहता आगे को हुआ। वो कागजात वापस उनकी गोद में रख दिए थे। उनके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया और उनकी आंखों में देखकर कहना शुरू किया। मुझे ये भारी भरकम कागजात नहीं चाहिए, ना मुझे आपसे लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस चाहिए। मुझे आपसे मेरी सारी ज़िंदगी दर बदरी, मेरी ख्वाहिशात के मरने के बदले और मेरे जज साहब की क्रेडिबिलिटी की खातिर सिर्फ एक कागज़ चाहिए, सिर्फ एक। वो संजीदा था, हद से ज़्यादा संजीदा। यूसुफ सुल्तान ने गौर से उसे देखा था। तुम्हें क्या चाहिए? उमर ने अपनी स्याह आंखें उनकी आंखों में गाड़ दी थीं और फिर उसके मुंह से बस एक ही लफ्ज़ निकला था। आगनामा। मुझे आपकी जानिब से शम्स सुल्तान के नाम आगनामा चाहिए। अगर दे सकते हैं तो मेरी सारी उम्र की तकालीफ मिट जाएंगी। आपके बेगुनाह कत्ल हुए बेटे को इंसाफ मिल जाएगा। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा, हर हक आपको माफ़ कर दूंगा। बोलें, दे सकते हैं? वो जैसे चैलेंज कर रहा था। यूसुफ सुल्तान कुछ भी नहीं बोले थे। वह खामोश थे, लेकिन याद रहे वो ना भी नहीं बोले थे। उमर बताओ ना। अली की आवाज़ से वो चौंक गया था, फिर नॉर्मल अंदाज में से देखा, यूं जैसे उस पर अफसोस कर रहा हो। तुम उमर हयात की बीवी हो, तुम्हें सब पता होना चाहिए। वो दिल को जला देने वाले अंदाज में बोलता आगे बढ़ गया था।
हाले ने एक बार फिर ढेर सारा गुस्सा अंदर दबा लिया था। बुफे टेबल के करीब सफ़ीर सुल्तान अपने वकील के साथ खड़ा था। उसने स्याह टैक्सीडो पहन रखा था, भूरे बाल जल से जमे थे, आंखें खाली खाली थीं। उसका चेहरा किसी गहरे गम की मिसाल रखता था। उसका वकील कोई 40-45 के लगभग था, स्याही डिनर सूट में मलबूस। वो अपनी प्लेट में चम्मच हिलाते हुए सफ़ीर से बात कर रहा था। सफ़ीर उसकी बात सुनकर बहमी से कुछ कह रहा था। ज़रा करीब आकर उनकी बातें सुनना चाहोगे? मैं कह रहा हूँ ना जमशेद साहब, मैं उस औरत से अब नहीं मिलूँगा। मैं अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और केस वापस लेने की या उसे माफ़ करने की बात है तो ये मेरी लाश भी नहीं करेगी। उसका लहजा अटल था, हतमी, आखिरी। जमशेद ने गौर से उसकी बात सुनी थी, फिर सर को समझने वाले अंदाज में हिलाया था और कहने लगा। सफ़ीर, आप लास्ट टाइम मुझसे कब मिले थे? मिस मेहर ने कहा है कि आपने जब उन्हें तलाक नहीं दी क्योंकि तब वो हामला थी और फिर आपका बच्चा किसी हादसे में नहीं रह सका। लेकिन इस सारे मेस के बाद भी वो दावा करती हैं कि वो आपकी बीवी हैं। सफ़ीर उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया था। सामने से आती सूरज की मीठी गर्म किरणें उसके चेहरे पे पड़ी तो मंसर तख्लील होने लगा। वो अब कहीं और था, किसी और जहां में। यहाँ मशीनों की आवाज़ थी, यहाँ दवाइयों की बदबू थी। खिड़की के ब्लाइंड से छनकर आती धूप सफ़ीर के चेहरे पर पड़ रही थी। वो अस्पताल के कमरे में था, बेड के सामने कुर्सी पे बैठा, चुभती नसों से बेड पर नीम दराज महर को देखता हुआ। वो नकाहत ज़दा थी, आंखों तले हल्के और मुरझाया हुआ चेहरा, मुर्दा आंखों से सफ़ीर को यक तक दिखती हुई। जानती हो मेहरमा, जब मुझे मालूम हुआ कि मेरा बच्चा मर गया है तो मुझे कैसा लगा था? वो सारे वक्त में पहली बार बोला था। महर ने जवाब नहीं दिया। वो क्या जवाब देती? सफ़ीर खुद ही कहने लगा। पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन फिर मैं बहुत खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश। वो ऐसे अंदाज से बोला कि महरमा बेयकीनी से उसे देखने लगी। मैं अपने बच्चे के बारे में सोच चुका था। मैंने सोच रखा था कि उसे कम से कम तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। मैं उसके पैदा होने के पहले मिनट में उसे तुमसे दूर ले जाता। लेकिन जानती हो क्या? वो फिर भी हासिल रहता, उसके अंदर शर रहता, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। सफ़ीर अजीब से लहजे में कह रहा था। महर का दिल दुखा था, उसकी आंखें भरने लगी थीं। पिछले कुछ दिनों से उसे सफ़ीर से बस चाह और नरमी समेटी थी। अब उसके ऐसे अल्फाज समातों को जख्मी कर रहे थे। मैं इन 9 माह का कर्ज नहीं चुका पाता और फिर एक और मेहरमा चंद और जिंदगियां बर्बाद करती। इसीलिए अच्छा ही हुआ वो मर गया। मेरे दिल का एक हिस्सा मेरी औलाद के साथ मरा है मेहर। वो उठते हुए बोला था, उसकी आवाज़ में दुख था। लेकिन मैं इस मरे हुए हिस्से के साथ जी लूँगा। एक और मेहरमा और चंद और तबाह होती जिंदगियां ये नहीं देख सकता। उसने सर को नफ़े में हिलाया था। मेहरमा भीगे चेहरे के साथ उसे देखती रही। अब्बा से कहें मुझसे मिलने आ जाएं। वो उसकी तमाम बातों के जवाब में बस यही बोली थी। सफ़ीर की आंखें जख्मी होने लगीं। अब उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारा ताल्लुक मेरे ज़रिए उनसे जुड़ा था ना? मैं अभी के अभी इस ताल्लुक को एक बार फिर से ख़त्म कर देता हूँ। उस रोज़ तुम शौक थीं, आज नहीं हो। सफ़ीर की आखिरी बात में मेरी आंखों में खौफ फैला था। वो उठकर बैठने लगी थी, लेकिन अब शायद उसमें इतनी सकत नहीं थी। उसके सामने खड़ा सफ़ीर सुल्तान उसकी आंखों में देखकर कुछ कह रहा था। मैं सफ़ीर सुल्तान, वल्द शम्स सुल्तान, अपने मुकम्मल होशो हवास में मेहरमा गयासुद्दीन को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो बोलकर एक भी निगाह गलत उस पे डाले बगैर बाहर निकल गया। उसके पीछे वो लड़की अब सुन थी। उसके समातों में जहर उंडेला गया था। करीब था कि वो सबस पड़ने लगती। उसकी आंखें एक नुक्ते पे जम गई थीं। जिस्म हर किस्म की चंबिश से इनकारी था। उसका अंजाम तय हो चुका था। अब वो सारी जिंदगी अपने अमालों का बोझ उठाने वाली थी। शायद कमर दुख जाए, शायद टूट जाए। एकदम सूरज की रोशनी में तेजी आ गई तो सफ़ीर ने अपना चेहरा मोड़ लिया। वो हाल में था। उसके सामने उसका वकील खड़ा था। जल्द अज जल्द तलाक के पेपर बनवाएं और उसे कोर्ट में जमा करवाएं। मजीद इस औरत की बकवास ना सुनूं मैं। वो उंगली उठाकर तनबीह करता आगे बढ़ गया था। लॉन के आखिरी कोने में दो छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आए थे। उनकी आया खौफसदा सी उनको अंदर ले जा रही थी। सफ़ीर ने उनको देखा। दिल के जख्मों पर जैसे किसी ने नमक डाल दिया हो। उससे आंखें खोलकर बंद की, ढेर सारा कर्ब अंदर उतारा और आगे बढ़ गया। उसे रुकना नहीं था। अगर रुक जाता तो शायद नमक का मुजस्मा बन जाता। लॉन में लगी कुर्सियों पर लोग बैठ चुके थे। कई हमरा अपने कार्ड साथ में लिए बैठे थे। यही कार्ड बुलंद करके वो रकम बढ़ा सकते थे। इब्तदाई कुर्सियों पर शम्स, मीर
वस, फरीद और उमर हयात बैठे थे। उनके अक में 2 लाइन छोड़कर खालिद सुल्तान बैठी थी। उसके साथ हसन था, हारून था और लैल थी। सफ़ीर यहाँ नहीं रुका था, वो जा चुका था, उससे यहाँ रुका ही नहीं गया था। टाइल्स के पीछे एक शख्स आकर खड़ा हुआ। खालिद ने उसे चौंक कर देखा था। वजह उसका चेहरा, उसके ब्रांडेड कपड़े नहीं थे, वजह थी उसकी नीली आंखें। खालिद ने फौरन अपने मोबाइल पे एक पैगाम टाइप किया और उसे उमर के नंबर पे भेज दिया। उमर के मोबाइल पे पैगाम जगमगाया तो उससे ज़रा की ज़रा गर्दन मोड़कर हाले को देखा। उसका चेहरा सुर्ख था। हाले महसूस हो रही थी, उसे नीली आंखों से बहुत कुछ याद आता था। जानना चाहोगे क्या? 1 हफ्ता कब्ल उमर हयात के बंगले पे शाम की निलाहट खत्म हो गई थी। रात का अंधेरा हर सू फैल रहा था। लॉन्च में बैठी हुई खालिद सुल्तान टीवी की बड़ी स्क्रीन पे कोई टर्किश ड्रामा देख रही थी। उसी लम्हे लॉन्च की चौखट पार करता उमर हयात अंदर आया। रफ ट्राउजर और शर्ट पे मलबूस बालों को माथे पे गिराए वो हाले के करीब सोफे पे आकर बैठा था। एक नज़र टीवी को देखा और फिर गौर से टीवी देखते हाले को। हीरो ने हीरोइन से कुछ कहा था, अब के वो मुस्कुराई थी। इतने गौर से क्यों देख रही हो और हंस क्यों रही हो? वो तेवरी चढ़ाए पूछ रहा था। ये लड़का, उससे उंगली से टीवी की जानिब इशारा किया। मुझे इसकी नीली आंखें बहुत पसंद हैं। खूबसूरत है ना? उमर ने एक सरसरी निगाह टीवी पे डाली। हाँ ठीक ही हैं, लेकिन मेरी आंखें ज़्यादा प्यारी हैं। हाली ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, गौर से स्कैन करने के अंदाज में, फिर फौरन नफी में सर हिलाया। तुमसे ज़्यादा हसीन है इसकी आंखें। वो दोबारा टीवी की जानिब मुतवज्जा हो चुकी थी, लेकिन उमर उसे यूं देख रहा था, गोया कह रहा हो, किसी की इतनी मजाल कि वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लगे। बंद करो टीवी, चलो मुझे चाय बना कर दो। वो उठकर खड़ा हुआ था। हाले ने हैरत से उसे देखा। अभी तो बना कर दी थी उमर। अच्छा सब्र करो, ये किस खत्म हो जाए तो बना देती हूँ। नहीं, मुझे अभी के अभी चाय चाहिए। तुम्हें शोहर का ख्याल नहीं है और इस नीली आंखों वाले की तारीफ करनी है। हाले ने अब ये उसे मुस्कुराहट दबाकर देखा था। मामला अब उसे समझ आया था। उमर उसे कोई टीनेजर लगा था। तुम जल रहे हो? मुझे क्या ज़रूरत है इससे जलने की? वो शाने बेनियाजी से बोला था, लेकिन उसके कान सुर्ख हो रहे थे, गुस्से से, शायद जलन से। वैसे इस आदमी को ज़रा सी भी अदाकारी नहीं आती। ना इसको बोलने का ढंग है और ना बात करने का। उमर ने हाले की मालूमात में इजाफा किया। वो जैसा भी है, मुझे इसकी आंखें पसंद हैं। हाले जिता रही थी। उमर ने सब कर लिया। मैंने टर्किश कबाब के साथ अफगानी पुलाव बनाया है, चलो खाना खाते हैं। मतलब तुम मुझे ड्रामा नहीं देखने दोगे? अगर तुम इसी तरह इसकी तारीफ करती रहीं तब तो हरगिज़ नहीं। हाँ, अगर तुम ये कह दो कि मेरी आंखें इसकी आंखों से ज़्यादा खूबसूरत हैं, तब कुछ हो सकता है। उससे कंधे उचकाए हाले ने टीवी ऑफ किया, मुस्कुराहट दबाई, वो उठ खड़ी हुई थी। मैं टीवी देखना छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने शोहर की झूठी तारीफें नहीं कर सकती। नीली आंखें ज़्यादा प्यारी हैं। वो उससे करीब सरगोशी करती फौरन भाई की जानिब लपकी थी। उमर ने दांत पे दांत जमा लिए। मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा, अच्छा? और मेरी आंखें ज़्यादा प्यारी हैं, तुम्हें कहना पड़ेगा। वो पीछे से बुलंद आवाज़ से पुकार रहा था। आग लगे इन तुर्कों और उनकी नीली आंखों को। वो बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया था। आज हाल में मौजूद वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उमर ने उसे देखते हुए मैसेज टाइप किया था। क्या वो नीली आंखें वाकई खूबसूरत थीं? हाले ने चेहरा झुकाकर पैगाम पढ़ा, फिर मुस्कुराते हुए कुछ टाइप किया। वो आंखें खूबसूरत थीं, लेकिन तुम्हारी आंखों से ज़्यादा नहीं। उमर अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ये पैगाम पढ़ते हुए मुस्कुराया था, फिर फ़ोन वापस जेब में डाल दिया। बिलाखिर वो अपनी तारीफ करवा चुका था। आह, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी। स्टेज पे डाइस के पीछे खड़ा शख्स शम्स सुल्तान की तारीफों में रब्तुल सान था। उसके अल्फाज शम्स की खूबियों भी बयान कर रहे थे, जो शायद उससे मौजूद ही ना हो। स्टेज के दाएं बाएं और सामने खड़े कैमरामैन अपने कैमरे में इस सारे मंजर को महफूज कर रहे थे। स्टेज पे सामने देखते हुए हारून शाहिद ने बेजारी से गर्दन मोड़ ली थी। वो कम अज़ कम ये नहीं देखना चाहता था। उससे आंखें बंद की। एक भूला बस्सा मंजर आंखों के पर्दे पे चलने लगा। महमा सुल्तान के जेल जाने के एक दिन बाद रात 8 बजे उमर हयात के बंगले पे इस वक्त दावत का समा था। ये दावत भी उमर ही की जानिब से थी। कुछ अरसा हुआ था वो पैसा खर्च करने लगा था। लंबी मेज़ के अतराफ में कुर्सियां लगी थीं। उन्हीं कुर्सियों पे इस वक्त लैल, हारून, हसन, उमर हयात और हाले बैठे थे। सरबराही कुर्सी पे उमर, उसकी दाएं जानिब हाले और बाएं जानिब हसन। हाले के साथ वाली कुर्सी पे हारून और हारून के सामने लैल। चमचों और कांटों के बीच हल्की फुल्की गुफ्तगू हो रही थी। वैसे एक अहम खबर है जो मैं हाले को बताना चाहता हूँ। हसन खाने से हाथ रोके बैठा खाले को देख रहा था।
सब लोग उसे देखने लगे। इजाज़त है उमर भाई। वो उमर को देखते हुए ऐसी मासूमियत से बोला कि उमर को अपने आसपास खतरे का अलार्म बजना महसूस हुआ। उसने बदकत हाँ हाँ बोलो कहकर इजाज़त दी थी। जानती हो हाले, जब वो सतर, जादू उसकी मंशा नहीं मजबूरी थी। उसका मतलब हमने तुमसे पूछने को कहा तो उमर भाई। उसने भाई पर जोर दिया था। ने क्या कहा था? उमर ने आंखों ही आंखों में हसन की मिन्नत की थी। होगा वो एएसपी, लेकिन बीवी के सामने बड़े बड़े सुरमाओं की नहीं चलती। हाले ने खाने से हाथ रोक लिया। क्या कहा था? उसने बोला कि अब तुम्हारी बहन बताएगी, वो जो बचपन से फेल होती आ रही है, वो जिसकी हर पेपर में सप्ली आती है। हारून भाई, आगे आप बताओ। उससे अब बात जैसे हारून के साथ मिली थी। उमर के चेहरे पे जैसे कोई सांप टंग मार गया हो। हारून ने सबको एक निगाह देखा। उमर ने कहा था कि मेरी बीवी को अपने कोर्स किताबों का पता नहीं होता, चली है मसाले हल करने। इससे अच्छा है मैं शानों से पूछ लूं। इस कदर मुबालगा आराई पे उमर का दिल चाहा था हारून का सर दीवार में मार दे। हाले संजीदगी सुने सुन रही थी। उमर ने कहा था हाले 10 दफा पैदा होकर आ जाए तब भी इस बात का मतलब नहीं समझ पाएगी। उमर हयात की बीवी बनकर भी उसे कुछ अकल नहीं आई। इससे ज्यादा अक्लमंद तो नर्सरी क्लास का बच्चा होगा। लैल अब के बोली थी। उमर बेचारगी सुने देखे क्या। काश वो अपने हक में कुछ कह पाता। अब वो तीनों चेहरा उठाए एक नई जंग असीम का इंतजार कर रहे थे। मुझे मेरे शोहर पे यकीन है, वो तुम्हारी तरह शैतान का चेला नहीं है। मेरे बारे में ऐसी बात कह ही नहीं सकता। लो जी, सब बर्बाद हो गया। हसन ने चम्मच प्लेट में पटका था। एक कीना तोस नजर हारून और लैल के लताड़े हुए चेहरे पे डाली। इतनी ओवर एक्टिंग की ज़रूरत नहीं थी वैसे। अगर आप दोनों को मिलाने की बजाय ये केस मैंने खुद हैंडल किया होता तो अब तक ये दोनों 8 बार लड़ चुके होते। वो हफीज से कहता पलट गया। हारून और लैल कंधे उचकाए दोबारा खाने में मसरूफ हो गए। शुक्र है हाले, तुम्हें मेरा यकीन है, वरना कोई यकीन नहीं है मुझे। मैं जानती हूँ तुम्हारी इस एनाकोंडा के जहर से भरी जुबान मेरी शान में क्या कुछ कह चुकी होगी। कमरे में चलो, देखती हूँ तुम्हें। और यहाँ उमर हयात के अंदर का मस्कीन शोहर धाड़े मार मार कर रोया होगा। गुजरे वक्त को छोड़कर हारून वापस हाल में आया तो टाइस के पीछे खड़ा आदमी अब भी कुछ कह रहा था। वो सर झटक कर उसको सुनने लगा। नसारियत हद से सवा होने लगी थी। क्या तुम तैयार हो? ये वो पैगाम था जो उमर ने अभी अभी टाइप करके हाले को भेजा था। नीलामी शुरू हो चुकी थी। मुख्तलिफ लोग अपने कार्ड्स बुलंद किए हुए थे। मीर बस फरीद टांग पे टांग जमाए बैठा था, यूं जैसे वो आखिर में सबसे बड़ी बोली लगाएगा और फातह बन जाएगा। स्क्रीन पर नजर आता उमर हयात का मैसेज पर हाले के चेहरे के तासुरात में बेचैनी खुल गई थी। उसके चेहरे पे थकान वास्या थी। उसकी उंगलियों ने पैगाम टाइप किया था। हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं उमर, कातिल तो हम भी हैं। लिखकर बेसारी से मोबाइल पर ही डाल दिया। उमर ने गर्दन मोड़कर उसको देखा और फिर सर झटका। सहन के पर्दों पर कोई और मंजर चलने लगा। 13 दिन कब्ल मेहरमा की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद जेल खाने की सलाखों के पीछे वो बैठी थी। बाल बिखरे हुए, लिबास मटियाला, रूखे हाथ पैर, बेजान जिल। वो 2 दिन, बस 2 दिन में जेल उसकी सारी अकड़ निकाल चुका था। कैद आपको वो सब कुछ सिखा देती है जो हालात या जिंदगी नहीं सिखा सकती। जिस वक्त एक लेडी एहलकार उसे बुलाने आई, मेहरमा तेजी से उठी थी और वो लेडी एहलकार के साथ राहदारियां पार करती तेज तेज जा रही थी। उसके चेहरे पे एक उम्मीद थी। मुलाकाती कमरे में लाकर उसे जब बिठाया गया तो वो जरा सा चौंकी थी। सामने से आते उमर हयात को देखकर चौंकी थी। उसने ये तवक्का नहीं की थी। मुलाकाती कमरा क्या था? बस एक छोटा सा तंग कमरा जिसमें एक रोशनदान लगा था। कमरे के ऐन वस में एक छोटी लकड़ी की मेज के गिर्द 2 कुर्सियां रखी थीं। उसी मेज के ऊपर एक पीला बल्ब चल रहा था। ये तफ्तीशी कमरा था, लेकिन इस वक्त मुलाकाती कमरा था। हेलो मेहर डार्लिंग। उमर बशाशत से कहता आगे आया था। कुर्सी को मोड़ा यूं कि पिछला हिस्सा आगे ले आया और दोनों टांगें दाएं बाएं करके कुर्सी की पुश के साथ थोड़ी टकाकर बैठ गया। मेहरमा सुलगती नजरों से उसे देख रही थी। मैं जानती हूँ उमर, तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। मैं सब समझ रही हूँ। तुम और मैं एक हैं। मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती हूँ। उमर उसको दिलचस्पी से देखे गया। बताओ फिर मदर कोथल की अम्मा, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? मेहरमा सख्त आंखों से उसे देखती हुई मेज पे आगे को हुई। कल रात मेरा कमरा बदलकर मुझे उन औरतों के साथ रखा गया जो 4-4 कत्ल कर चुकी हैं, और कल से अब तक वो 1000 बार ऐसी हरकत कर चुकी हैं कि मैं उनसे बहस करूं। और वो मज़ीद आगे हुई। वो मुझे मार दें। उससे अल्फाज अदा कर दिए। तुम यहाँ इस जेल की चारदीवारी में मुझे मरवा दोगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ। मैं तो ये भी जानती हूँ
कि मेरे पास सिर्फ आज या कल का दिन होगा, इसलिए वो मुस्कुराती हुई पीछे को हो बैठी। इसलिए मैंने तुम्हारी ट्रॉमा की मारी बीवी को ये बता दिया है कि वो भी मेरे जैसी है। उसके हाथों भी खून लगा है, वो भी कातला है, वो भी क़यामत के रोज़ काबा को ढा देने जैसे गुनाह की हामिल हुई है। वो बोल रही थी और उमर आंखें छोटी किए उसे देख रहा था। उसका चेहरा सपाट था, बेतासुर। घर जाओ और जाकर देखो तुम्हारी अप्रूवल की मारी बीवी एक बार फिर खुद को अंधेरों में धकेल चुकी होगी। और इस बार उमर, इस बार तुम उसे वापस नहीं ला सकोगे। कत्ल बहुत बड़ा गिल्ट है, बहुत बड़ा। आखिर में, बिल्कुल आखिर में उसकी आंखों में तकलीफ आई थी, यूं जैसे पूरी आंखों को कुछ याद आया हो। उमर सीधा हो बैठा, कमर सीधी किए, बिल्कुल उसकी आंखों की सेध में देखता। वो चाहे ट्रोमा की मारी हो या चाहे उसकी इनसिक्योरिटीज़ हो, अब उसे उन सब से बाहर आना होगा। वो अपने अंधेरों में रोशनी खुद पैदा करेगी। हाले वो औरत है जिससे मैंने मोहब्बत की है महरमा। तुम देखना, वो सहारे के लिए मेरा हाथ भी नहीं थामेगी। उसे बेसाखियाँ नहीं पसंद तुम्हारी तरह। वो बोलते हुए उठ खड़ा हुआ था। और रही तुम, तो तुम्हारे लिए मैंने मौत नहीं जिंदगी चुनी है। महमा को लगा था जैसे किसी ने उसके चेहरे पे जोरदार थप्पड़ दे मारा हो। वो तड़प कर उठ खड़ी हुई, उसकी आंखें खौफ से फैल गई थीं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते उमर, वो बोली तो उसकी आवाज़ कांप रही थी। उमर का चेहरा बेतासुर रहा। तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ये हक नहीं है। तुम मुझे मार दो प्लीज़, मैं यहाँ इस माहौल में कैसे रहूँगी? आर यू क्रेजी? वो दहल गई थी। उमर पीछे हटता जा रहा था। उसके हर कदम के साथ मेहरमा को अपना दिल बैठता महसूस हो रहा था। तुम यहाँ रहोगी महरमा, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मौत हर बार सज़ा नहीं होती। कई बार ज़िंदगी ज़्यादा भयानक होती है। तुम्हें मार दूंगा तो एक झटके में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर ज़िंदा रहोगी तो हर दिन अपनी मौत मांगोगी। खुदा के लिए उमर, ये मत करो। तुम तुम अच्छे आदमी हो। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वापस आना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज़ उमर। वो खिकिया रही थी। उमर चौखट तक आ चुका था। मेहरमा के सफ़ेद पड़ते वजूद को देखकर उसे सुकून नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ था कि जख्मों पे ठंडक की तरह लग रहा था। मैं यहाँ हर हफ्ते आऊँगा महर। मैं तुम्हें आकर अपने पूरे हफ्ते की कहानी सुनाऊँगा। मैं तुम्हें बताऊँगा कि आज मैंने हाले को क्या बनाकर खिलाया, मैंने आज उसे कहाँ शॉपिंग करवाई, आज उससे कितनी मोहब्बत भरी बातें की। तुम हसद और जलन की मारी औरत, तुम्हारे लिए यही सज़ा होगी कि तुम इन बातों को सुन सुनकर पल पल मरो। वो चौखट पार नहीं कर सका, बस खड़ा रहा। मेहरमा की खौफसदा आंखें अब पल पल आंसू बहा रही थीं। सांस रुक रुक कर आ रहा था, रूह जैसे कब्ज हो रही थी। मुझे मार दो उमर, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे मार दो। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरे साथ ये जुल्म मत करो। मुझे ऐसी सजा मत दो, प्लीज़ मुझे मार दो। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही थी। जी चाह रहा था अपनी चलती नस खुद ही रोक ले। तुम्हें यहाँ ये औरतें इतना मारेंगी कि तुम उठ भी ना सको। तुम जख्म जख्म हो जाओ और फिर वो तुम्हें एक हफ्ता सुकून से रहने देंगी, ताकि तुम्हारे जख्म भर सके, और उसके बाद वो तुम्हें फिर जख्म देंगी। और उनके जख्म सिर्फ चंद दिनों के लिए होंगे। वो कभी भी तुम्हें जान से नहीं मारेंगी, क्योंकि तुम्हें पल पल मरना है। तुम यहाँ रहो, सारी जिंदगी रहो, मैं यहाँ आता रहूँगा। एक दिन अपने बच्चे यहाँ लाऊंगा। जब तुम हसद की आग में जलोगी, तब मुझे सुकून नसीब होगा। तुम्हारी सज़ा मौत नहीं, ज़िंदगी है महरमा। वो बोलकर चौखट से हट गया था। मेहरबान दीवाना वार उसके पीछे भागी थी, लेकिन उमर नहीं रुका। उसके दिल को कुछ हो रहा था। वो जितना नॉर्मल दिख रहा था, उतना नॉर्मल था नहीं। मेहरमा को लेडी एहलकारों ने बाजुओं से जकड़ रखा था। वो हंसियाने अंदाज में चीख रही थी, मुझे मारो उमर, खुदा के लिए मुझे जान से मार दो। मुझे जिंदा क्यों छोड़ा है? मैं मरना चाहती हूँ, खुदा के लिए मुझे मार दो। वो चीख रही थी, किसी पागल जनूनी की तरह खुद को छुड़ा रही थी। जेलखाने में उसकी चीखें उसका मातम गूंज रहा था। जिंदगी वाकई उसके लिए सजा साबित होने वाली थी, और वो ये बात अच्छी तरह जानती थी। उसे अपने हिस्से की सजा मिल चुकी थी, लेकिन कोई था जो अब भी बाकी था। वो रश ड्राइविंग करता घर की तरफ जा रहा था। उसके जहन में बस हाले थी, सिर्फ हाले। उसका हाथ बार बार पेशानी को मसल रहा था। क्या करे, कहाँ जाए? पता नहीं मेहरमा उससे क्या कह चुकी होगी। अल्लाह ही जाने वो क्या पैगाम पहुंचा चुकी होगी। उसे बस फौरन घर जाना था। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर गसाला रूही की क्लिनिक में नीले सोफे पे हाले सुल्तान बैठी थी। उसके सामने रूही बैठी थी, गौर से हाले को देखती हुई। हाले का चेहरा खाली था,
उस पे कोई गिल्ट नहीं था, कोई दुःख नहीं था। वो गर्दन ताने हुए बैठी थी। मुझे इलाज चाहिए डॉक्टर, और इस बार ये उम्र के लिए या फिर लोगों के लिए नहीं होगा, ना किसी खौफ, किसी मोहब्बत के लिए। मुझे इलाज मेरे लिए चाहिए। मेरा जिस्म थक गया है। मुझे अब बस सुकून चाहिए। आप मुझे बताएं मुझे क्या करना होगा। जिस तरह की थेरेपी आप चाहती हैं मैं करूँगी, लेकिन बस मुझे आज़ादी दिलवाएं। मेरे कंधों से वैसाखी हटाकर मुझे मेरे पैरों पे कैसे चलना है ये सिखा दें प्लीज़। रूही मुस्कुराई। शुरू से शुरू करो खाले सुल्तान, और मुझे झोल वाली बेतुकी सी कहानी मत सुनाना। वो कहानी सुनाओ जो सच है, क्योंकि तुम्हारा सच ही तुम्हारी निजात है। हाले ने गीली आंखों के साथ इस बात में सर हिलाया था। कंधों का बोझ सिरकने लगा था, और आज वो सच बोलना शुरू हुई थी। और फिर अगले 2 घंटे वो दोनों बातें करती रही थी। जो दिल में था हाले कह चुकी थी। बातों का बोझ उतरा तो बाहर निकल आई थी। उमर सामने ही खड़ा था, गाड़ी से टेक लगाए, तशवीश से उसे देखता हुआ। अलबत्ता हाले कंपोज थी। वो छोटे छोटे कदम लेती उससे करीब चली आई। उमर गौर से उसे देख रहा था। वो उसके करीब आकर रुकी, गर्दन उठाकर उमर को देखा। वो उससे ही तक रहा था। तुम पहले से जानती थी ना? वो उसका चेहरा पढ़ सकता था। हाले ने उसकी आंखों से नजर नहीं हटाई। हारून शायद मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता उमर। वो मेरे लिए झूठ बोल सकता है, लेकिन मुझसे कभी नहीं, ये याद रखना। अगर तुम्हें मुझसे कुछ छुपाना हो तो हारून को साथ मत ले जाना। उमर अब भी फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। हाले ने उसकी कोहनी पे हाथ रखा। मेरी फिक्र मत करो उमर, मैं सब जानती हूँ। हाँ, वो आदमी मुझसे कत्ल हुआ है, और ये गिल्ट सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा। मेरा दिल टूट गया है, लेकिन ये सब जानबूझकर नहीं किया मैंने। मैं वक्त लूंगी और शायद ठीक हो जाऊं। उसे हल्के से कंधे उचका दिए। मुझे लगा था तुम मुझसे नाराज होगी कि मैंने तुमसे झूठ बोला है। अब ऐसे रिएक्ट मत करो जिससे मुझे लगे कि तुम शर्मिंदा हो, क्योंकि तुम नहीं हो उमर। हाले जोर देकर बोली। तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन जब मैं पूछूं तो सच बोला करो, क्योंकि मैं तब पूछूंगी जब सच जानती होंगी। वो कहते हुए अपनी जानिब से गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी थी, जब उमर की आवाज़ पे ठहर गई। क्या तुम ठीक हो? अल्फाज चाबुक की तरह दिल पे लगे थे। आंखें जख्मी हो गईं। वो दरवाज़ा उसी तरह आधा खोले खड़ी रही। वो उसके सामने दूसरी जानिब खड़ा था, फिक्रमंद सा। हाले चंद लम्हा उसको देखती रही, फिर धीरे से नफ़ी में सर हिला दिया। उमर को यूं लगा था जैसे किसी ने उसके दिल में कांटा चुभो दिया हो। कत्ल आपको कभी भी पहले जैसा नहीं रहने देता उमर। उस आदमी के साथ मेरे दिल का एक हिस्सा मरा है, और मैं अब सारी ज़िंदगी इस गिल्ट में रहूंगी कि मैं कातिल हूँ। सारी ज़िंदगी ये खौफ होगा कि ना जाने अल्लाह मेरे साथ क्या मामला करेगा। वो हल्की आवाज़ में कह रही थी। उमर मगमूम हुआ था। मैं उस आदमी के खानदान को नफीसा आंटी के साथ जाकर डेट अदा कर रही हूँ। मैंने उसके बच्चों का स्कूल अपनी जिम्मेदारी में ले लिया है, लेकिन मैं फिर भी सुकून में नहीं हूँ। शायद सारी ज़िंदगी ऐसी रहूँ। वो बेचारगी से कंधे उचकाती गाड़ी में बैठ गई थी। उमर का दिल भारी सा होने लगा था। इस लड़की को अजियत में देखना उसके लिए सबसे बड़ी अजियत था। हाल दोपहर 1:09। नीलामी की तकरीब। जी, तो क्या कोई टीम रेड से ज़्यादा की बोली लगा रहा है? कोई है मैदान में? कोई है जो मीर वस फरीद से ज़्यादा बोली लगाए? टीम रेड 1, टीम रेड 2। आप मेरी जगह को मेरी मर्जी के बगैर कैसे बेच सकते हैं? ये आवाज़ ये आवाज़ हाले सुल्तान की थी, जो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी और अब सेद में देखते हुए पूछ रही थी। उसकी आवाज़ में कुछ था कि खौफ खाया जाए, कुछ था कि डरा जाए। ये जुमला ऐसा था जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स। इस जगह की अटॉर्नी मेरे पास है और मालकाना हकूक मेरी बीवी के पास। उमर बोलते हुए उठा था। आपको किसने ये हक दिया कि हमारी प्रॉपर्टी को हमारी मर्जी के बगैर बेच दें? वो चलता हुआ स्टेज पे आ रहा था। शम्स सुन हो गया। उसके हल्क से कोई आवाज़ नहीं निकली थी। वो बस फटी फटी नजरों से उमर को देख रहा था। उसी लम्हे कई लोग कैमरा उठाए उनकी तरफ आते दिखाई दिए। उनके पीछे स्याह वर्दी पहने हुए उमर के बेटी भाई भी आ रहे थे। देखते ही देखते एक जंग का सा समा बन चुका था। शम्स बेयकीन नजरों से उमर को देख रहा था। उसकी आंखों में इतबार टूटने की किरचियाँ थीं। तुम कैसे कह सकते हो ये जगह तुम्हारी है? मीर वस्फ की ठंडी हड्डियों को जमा देने वाली आवाज़ पे उमर ने हाथ में पकड़ी मोटी फाइल हवा में लहराई थी। मीर साहब, मैं सबूतों के साथ आया हूँ। फहीम मिर्ज़ा, शम्स सुल्तान। इस वक्त हर कोई अगर किसी से डर रहा था तो वो था उस फाइल का असल निकल आना। मीर वस्फ उठा था। उसके गार्ड से बंदूकें सीधी कर ली।
मीर ने हाथ के इशारे से उन्हें शांत रहने को कहा। वो अब कदम उठाता स्टेज की जानिब आ रहा था, जहाँ उमर हयात पहले से खड़ा था, हाथ में फाइल लिए, गर्दन सीधी किए। स्टेज पे चढ़ते मीर ने एक नज़र पलटकर शम्स को देखा था। तुम्हारा यूं खामोश बैठ जाना, मुझे यूं लग रहा है जैसे धोखा मेरे करीब है। और सर लहजे में बोला तो शम्स गड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। उसे एक नज़र उमर को देखा, यूं जैसे यकीन कर लेना चाहता हो कि आज उससे भी धोखा दिया जा चुका है। मीडिया के नुमाइंदे कैमरा सीधे किए खड़े थे। वो मुंतजिर थे कि अब कौन क्या कहता है। मैं मीर वस फरीद, वो स्टेज पे रुककर सारे मजमे को देखते हुए बोल रहा था। मैं यहाँ होने वाली चालों से लाइल्म हूँ, लेकिन अगर मुझे ये इल्म हो गया कि यहाँ किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो मैं उसे सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा। वो शम्स और उमर की जानिब मुड़ा। लोगों का शोर, मीडिया की बुलंद आवाज़ में छुपते सवालात, और उन सब के बीच खड़े तीन लोग, मीर, उमर और शम्स, जबकि चौथा इंसान चलते हुए स्टेज की जानिब आ रहा था। उसके हाथ में एक खाकी फाइल थी। वो जिसके पास मालकाना हकूक थे, वो आ रही थी। उसकी चाल शहजादियों जैसी थी। उसकी आंखें आम थीं, लेकिन उनका तासुर अच्छे अच्छों को दहला सकता था। ये वो लड़की थी जिससे जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे थे, जो गिरी थी, जख्मी हुई थी, लेकिन ना उससे जख्मों का मातम किया, ना उससे गिरने पे सहारे मांगे। वो हाले सुल्तान थी, फेरी टेल्स में रहने वाली हकीकी लड़की। अगर ये जगह आपकी थी तो आप अब तक खामोश क्यों थी? मीर स्टेज पे खड़े हाले से पूछ रहा था। फाइल चोरी हो चुकी थी मीर साहब, और मुझे मेरे चचा से जान का खतरा था। अगर मैं ये फाइल वक्त से पहले दिखा देती तो क्या होता, शायद आप नहीं जानते। लेकिन तुम्हें ये नकली फ़ाइल मिली कहाँ से? शम्स ने दांत पे दांत जमाकर सबसे पूछा। हाले मासूमियत से मुस्कुराई। उससे याद करना चाहा उसे ये फाइल कहाँ से मिली थी। परवा सुल्तान के कत्ल की दूसरी रात, रात 2 बजे। सुल्तान मंजिल को अंधेरे में डूबा था। हर तरफ तारीकी थी, मौत का सन्नाटा अब तक इस महल में गूंज रहा था। एक इंसान की मौत पूरा घर खाली करवा देती है। दबे कदमों मेहरमा सुल्तान के कमरे में जाऊं तो वहाँ 3 लोग मौजूद थे। उनके हाथ में टॉर्चेस थी, और वो अलमारी के अंदर बने डिजिटल लॉकर का कोड खोलने के लिए बेताब नजर आते थे। हसन, हाले, उमर, इन तीनों ने अपनी अपनी बारी का कोड लगाना था। सबसे पहले उमर आगे आया था। उससे चंद हिस्से दबाए, लेकिन अगले ही लम्हे इनकॉरेक्ट पासवर्ड उसका मुंह चढ़ा रहा था। उससे सफ़ीर की डेट ऑफ बर्थ डाली थी। वो हट गया। अब के हाले की बारी थी। वो करीब आई, नीले रंग की नेल पेंट से सजी उंगलियों से चंद हिस्से दबाए। इनकॉरेक्ट पासवर्ड। वो खौफ से पीछे हुई। बेसारी हद से सवा होने लगी। उससे महमा की अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली थी। हसन संजीदा चेहरे के साथ आगे आया था। उसके जहन में कोई और ही मंजर था। मैंने अब्बा के लिए सफ़ीर को छोड़ दिया हसन। मैं मजबूर थी। मैं क्या करती हसन, मैं क्या करती। वो रो रही थी। हाले की मंगनी वाली रात वो रो रो कर हसन को सब कुछ बता रही थी। वो जो हिंसे दबा रहा था, उसे यकीन था वो दुरुस्त होंगे। वो अंदाज़े नहीं लगा रहा था। वो उस औरत की मेंटेलिटी देखकर पासवर्ड खोल रहा था। हर इंसान अपना पासवर्ड अपने मुताबिक रखता है, खोलने वाले के मुताबिक नहीं। जिस दिन ये बात समझ आ गई, उस दिन आपके लिए कोई भी पासवर्ड खोलना मुश्किल नहीं रहेगा। उसी लम्हे करेक्ट पासवर्ड की पीप बजी थी। लॉकर खुल चुका था। उमर 27 से हसन के कंधे को थपकते हुए आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों ने आगे बढ़कर 2 फाइल्स निकाल ली थी, एक अटर्नी फाइल और दूसरी मालकाना हकूक की फाइल। अपनी मोहब्बत, अपनी नफरत, अपनी कमजोरी किसी के आगे आया कर देना कभी कभी आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। धूप की शिद्दत में तेजी नहीं थी। ये कराची के सरमा की धूप थी। स्टेज अब के मुख्तलिफ था। एक लंबे सोफे के साथ एक छोटी मेज़ का इंतज़ाम भी हो चुका था। उसी मेज़ पे इस वक्त 4 फाइल्स रखी थीं। 2 वो जो शम्स सुल्तान के पास थीं, और 2 वो जो हाले उमर के पास थीं। 2 अधेड़ उम्र मर्द उन सोफ़ों पे बैठे थे और फाइल हाथ में उठाए आंखों के करीब किए लिखाई का मुआयना कर रहे थे। शम्स बार बार पहलू बदल रहा था। उसका हल खुश्क हो रहा था। वो बस यहाँ से भाग जाना चाहता था। वो ये सारी फाइल्स उठाकर रुपोश हो जाना चाहता था, लेकिन उसके सामने पुलिस खड़ी थी। वो स्याह वर्दी वाले लोग, जिनके मुंह गालियां और हाथ थप्पड़ उठाने के लिए बने थे। वो मारते हुए गालियां बकते हुए यूं बेनियास हो जाते थे जैसे ये तो उनका पैदाइशी हक है। उनके साथ वो लोग भी खड़े थे जिनको अगर आपने उंगली से छुआ तो वो बाजू का इल्ज़ाम लगा देंगे। वो जो आपका चेहरा एक पल में पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। वो जिनके चैनल पे चलने वाली एक पट्टी आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकती है।
जब सामने ऐसे जालिम लोग खड़े हों तो तुम्हें चाहिए कि भागने के मौके होते हुए भी खड़े रहो। मुआयना मुकम्मल हो चुका था। सफारी सूट वाला एक आदमी हाथों की उंगलियों को बाहम फंसाए बोलने के लिए तैयार था। हर शख्स कान बन गया, जबकि जिस्म समात बन गए। ये साइन जाली हैं। उन्होंने शम्स की आसमानी फाइल हवा में बुलंद की थी। न्यूज़ चैनल पे पट्टियां चलने लगी थीं। सहाफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे थे। शम्स का चेहरा लट्टे की मानिंद सफ़ेद पड़ रहा था। उसका अंत करीब था। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये साइन असली हैं। वो फटी हुई आवाज़ में चिल्लाया था। दिल को अलबत्ता कोई ज़ोर ज़ोर से जकड़ रहा था। सफारी सूट वाला आदमी मुस्कुराया था। जो साइन आपके पास हैं, वो लफ्ज़ टेढ़े हैं, जबकि मिराज सुल्तान की लिखाई में कभी भी टेढ़पन नहीं आया था। वो सीधे, साफ अल्फाज लिखते थे। अहमद अली शाह कह रहे थे और बाकी सब दम साधे उनको सुन रहे थे। दूसरी बात ये कि लफ्ज़ों का एक दूसरे के साथ फासला आपकी फ़ाइल में ना होने के बराबर है, जबकि मिराज सुल्तान लफ्ज़ मुनासिब फासले पर लिखते थे। वो जल्दी में भी साइन कर सकते हैं। शम्स ने नागवारी से टोका था। उसका जिस्म उसका साथ छोड़ रहा था। उसे अपने आगे मौत दिख रही थी, लेकिन वो एक आखिरी कोशिश करके देख लेना चाहता था। मीर वस्फ ने अब के दूसरे आदमी नवीद अली को इशारा किया था। वो बोलने लगा। आप सही कह रहे हैं शम्स साहब, साइन जल्दी में भी हो सकते हैं, लेकिन मिराज सुल्तान एक जज थे। वो दिन में अनगिनत साइन करते थे। जल्दी उनका मामूल था और हमने उनके तमाम साइन चेक किए हैं। नवीद ने कहते साथ दो तीन फाइलें उठाकर हवा में बुलंद की। इन तमाम फाइल से मिराज सुल्तान की साइन हर पन्ने पे मौजूद है, लेकिन ये तमाम साइन मुख्तलिफ हैं। जो साइन आपकी फ़ाइल पे मौजूद है, वो मिराज सुल्तान के है ही नहीं। वो साइन ज़बरदस्ती लिए गए हैं, यूं जैसे किसी ने उनका हाथ पकड़कर साइन करवाया हो। पुलिस वालों ने अब की हथकड़ी भी निकाल ली थी। बेजारी से वो ये सारा ड्रामा खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। रिपोर्टर्स कैमरे के सामने खड़े मजीद बुलंद आवाज में चीखने लगे थे। हर एक को जल्दी थी। हर एक ये खबर पहले पहुंचाना चाहता था। वहीं मिर्जा का हाल खुश्क होने लगा था। आप एक आखिरी बात बताना भूल के नवीद साहब। उमर ने मुस्कुराकर कुछ जताया था। नवीद तसल्ली देने वाले अंदाज में पलक झपक गए और शम्स सुल्तान की फाइल पे मौजूद साइन पे हाथ रखा। ये यहाँ, बिल्कुल अपने नाम के अख्ताम पर, मिराज सुल्तान एक छोटा सा स्टार बनाते थे। ये स्टार उनकी साइन का हिस्सा था। आपकी फ़ाइल में वो स्टार भी नहीं है। और सबसे अहम बात, मिराज सुल्तान अपनी कलम पे गिरफ्त बहुत सख्त रखते थे, यूं कि उनकी लिखी इबारत सफ़े की दूसरी जानिब भी हल्की हल्की दिखाई पड़ती थी। आपकी फ़ाइल में वो भी नहीं है, तो साबित हुआ कि शम्स सुल्तान के पास एक जाली फ़ाइल और नकली दस्तक हैं, जबकि उमर हयात और उनकी अहलिया के पास जो दस्तावेज़ात हैं वो असली हैं। यकदम शोर बढ़ गया था। पुलिस एहलकार स्टेज पे चढ़ाए थे। शम्स बेयकीनी से उन्हें खड़ा देख रहा था। उसे यकीन नहीं आता था कि ये सच है। मीर बस पर तासुरात से शम्स को देख रहा था। एसआई ने अब शम्स के हाथ में हथकड़ी डाल दी थी। मीडिया वाले चिल्ला चिल्लाकर हलक फाड़ रहे थे। मुल्क को सबसे बड़ी न्यूज़ मिल चुकी थी। उमर और हाले अपने दिल में सुकून सा उतरता महसूस करने लगे थे। पुलिस उसे लेके जा रही थी। वो खिंचता चला जा रहा था। किसी किस्म की मजम्मत, किसी किस्म की जोर आजमाई वो कुछ भी नहीं कर रहा था। मीडिया के नुमाइंदों को बड़ी मुश्किल से हेवन की इमारत के अंदर आ रखा गया था। शम्स सुल्तान के कदम बिलाखिर उस मुकद्दस इमारत से बाहर थे। रिपोर्टर्स अब हाले और उमर पे झपट पड़े थे। सवाल, इल्ज़ामात की तरदीद, कहानी, उन्हें सब जानना था। उमर ने एक नज़र हाले को देखा और फिर उसे पलकें झपकाकर इजाज़त दी थी, यूं जैसे कह रही हो, तुम जाओ, मैं संभाल लूँगी। वो मीर वस्त के साथ तेज़ी से स्टेज से उतर गया था। नुमाइंदों को हाले और हारून मसरूफ़ कर चुके थे। कुछ देर बाद अगर हेवन की इमारत से बाहर आऊं तो पुलिस मोबाइल में शम्स सुल्तान के सामने मीर वस्त बैठा था। उसका चेहरा यूं था जैसे सालिम बर्फ। उसकी आंखें यूं थीं जैसे निरी मौत। मैंने कहा था ना शम्स, धोखा नहीं पसंद मुझे। वो शम्स के खौफसदा चेहरे को देखते हुए कह रहा था। मैंने ये भी कहा था कि मैं जब ज़मीन खरीदने आता हूँ तो खरीदे बगैर वापस नहीं जाता। कहा था ना। उसका लहजा ऐसा था कि कोई भी खौफ खा जाए। मुझे अब अपना घर बेचो, अपनी कंपनी बेचो, या फिर मैं नहीं जानता तुम्हारे पास अब बेचने को कितने असासे हैं, लेकिन मैं बस ये जानता हूँ कि तुम मुझे हिसाब दिए बगैर कब्र में भी नहीं जा सकते। उसके लहजे की ठंडक शम्स को यूं लगा था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी जम रही हो। उससे बहुत सारा थूक निकला था। चेहरे पे पतकत नॉर्मल रहने के तासुरात रखे।
मैं इस मेस से निकल आऊंगा मीर साहब, मैं। उसके अगले अल्फाज उसके मुंह में रह गए थे। मुझे तुम्हारी वापसी से कोई सरोकार नहीं। मुझे ये बताओ, तुम मेरे हाथों में आज क्या दे रहे हो? मीन ने उसकी बात उंधी से काटी थी। शम्स बेबसी भरे सबसे उसे देख कर रह गया। मैं अपना घर और अपनी कंपनी आपको बेच दूंगा, अभी के अभी। बस मुझे उनके कागजात लाने होंगे, और एक तो मुखल होने के लिए माजरत। इस दिलकश आवाज से वो दोनों गाड़ी की बाहर की जानिब गर्दन मोड़ गए थे, मुस्कुराता हुआ उमर हयात। लेकिन ऐसी मुस्कुराहट तो शायद इब्लीस की होती हो। उमर, ये सब क्या है? शम्स उसे देखकर तड़प कर बोला था। खो के उससे अब भी उम्मीद थी कि उमर शायद उसे बचा लेगा। मैं तुम्हें सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे यहाँ से निकालो। तुम निकाल सकते हो उमर। बस जैसे चिता रहा था, उमर ने उस पे एक बेनियाज नजर डाली और फिर मीर वस्फ की जाने मुड़ा। मीर साहब, इस आदमी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आपको 10 सालों से जानता हूँ। आप हेवन के सबसे पुराने डोनर हैं, इसलिए मैं आपको इस आदमी की सच्चाई बता देना चाहता हूँ। उसने कहते साथ हाथ में पकड़ी फाइल उनके आगे की थी। ये फाइल, इस फाइल में आकनामा है, शम्स सुल्तान के नाम, इनके वालिद की जानिब से आकनामा और बेजारीनामा। बेजारीनामा एक किस्म का कानूनी ऐलान होता है। ये इस सूरत में किया जाता है जब आपके घर का कोई बाप, बेटा, भाई, चचा या फिर कोई भी फर्द किसी ऐसे काम में मुलविस हो जिससे आप, आपका खानदान या आपकी साख मुतासिर हो रही हो, या फिर उस शख्स से जुड़े लोग अपने कर्ज या फिर किसी भी किस्म के नुकसान की भरपाई आपसे चाहते हो, तब आप उनके खिलाफ एक बेसारीनामा बनवा सकते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि उस शख्स के कोल और फल से आपका कोई वास्ता नहीं होगा। जिस शख्स का बाप ही उसे डिसऑन कर चुका है, उसके पास कौन सा घर और कौन सी जायदाद? उमर सादगी से कह रहा था। फिर एक नज़र शम्स को देखा। आप मुझे सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन मेराज सुल्तान नहीं, और उनको छीनने पे मैं आपको सारी जिंदगी माफ नहीं कर सकता। वो धीरे से कहकर मुड़ गया था। अब वो शम्स का इंजाम जानता था। शम्स हसियानी अंदाज में चीख रहा था, उमर को पुकार रहा था। वो बार बार मीर वस फरीद को अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रहा था, लेकिन अब शायद देर हो चुकी थी। मीर उसे देखे बगैर गाड़ी से उतरा था। उससे मोबाइल कान से लगा रखा था। आसपास उसके गार्ड्स खड़े थे। पुलिस मोबाइल अब दूर जा रही थी, लेकिन शम्स की आवाज़ें यहाँ तक आती थीं। उन्हीं आवाज़ों के दरमियान मीर वस्फ की हल्की आवाज़ें सुनाई देती थी। मैं जिस चौथे काम के लिए मशहूर हूँ, वो इस आदमी के थाने पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। उसने बात खत्म करके फ़ोन परे उछाल दिया था। आंखों पे स्याह चश्मा लगाए अब वो दूर जा रहा था, लेकिन वो किसी का अंत बेहद करीब ला चुका था।